नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम श्रवणगढ़ की खरी खरी में आपका स्वागत है। यह हमारा वो कार्यक्रम है जिसमें देश के जाने माने संपादक पत्रकार श्रवणगढ़ जी अपनी तीखी टिप्पणियां करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर, और उनकी तीखी टिप्पणियों से ना तो सत्ता पक्ष बचता है ना ही विपक्ष, दोनों ही तिलमिला के रह जाते हैं। आज भी एक ऐसे ही विषय पर उनसे करेंगे बातचीत, जानेंगे उनकी राय और तीखी टिप्पणी की किस पर वो आज बोलने वाले हैं। दरअसल आज का जो मसला है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और उसके अंदरूनी राजनीति और चुनाव के बाद गहराए संकट से जुड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल चुनाव के दौरान ही लगभग समाप्त हो गया था, लेकिन उनको 30 जून तक का एक्सटेंशन पार्टी की तरफ से मिला था। 30 जून निकल चुका है और अभी भी ना तो इस बारे में किसी तरीके की कोई सुगबुगाहट है कि जेपी नड्डा अपने पद पर बने रहेंगे। संवैधानिक तौर पर तो नहीं बने रह सकते, लेकिन फिर भी बने हुए हैं। और क्या उनकी जगह किसी नए नेता का चयन किया जाना है? अगर किया जाना है तो वो शख्स कौन हो सकता है और कब तक होगा, और क्यों समय रहते उनकी जगह नया अध्यक्ष नहीं चुना गया? क्योंकि इस वक्त जेपी नड्डा एक नहीं 3 पदों पर आसीन है। पहला, पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर; दूसरा, केंद्र में कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर; तीसरा, राज्यसभा के अंदर नेता सदन के तौर पर। और तीनों पद अपने आप में महत्वपूर्ण है। क्या वो तीनों पदों के साथ न्याय कर सकते हैं या करते हुए दिख रहे हैं? लेकिन उससे बड़ा सवाल यह कि भारतीय जनता पार्टी अपना नया अध्यक्ष अब तक क्यों नहीं चुन पाई है, और क्यों जेपी नड्डा अभी तक अपने पद पर बने हुए हैं और वो सारी नियुक्तियां कर रहे हैं जो संवैधानिक रूप से उचित नहीं हो सकती है। तो श्रवण जी से जानेंगे, बातचीत करेंगे उनसे। श्रवण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम में, जो आपका अपना ही कार्यक्रम है। क्या कहना आपका? देखिए, ये बीजेपी का अंदरूनी मामला तो नहीं हो सकता कि वो अध्यक्ष नियुक्त करे या नहीं करे। जी, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर हमले करती रहती है, मुलायम सिंह की पार्टी पर भी हमले करती रहती है। मतलब कोई पार्टी ऐसी बची नहीं है जिस पर वो हमला नहीं करती है। और मुद्दा ये कि हमारी कमीज सबसे ज्यादा सफेद है। मतलब हम सबसे ज्यादा लोकतांत्रिक हैं, और कांग्रेस तो एक परिवार की पार्टी है, उसमें कोई डेमोक्रेसी नहीं है। पूरी डेमोक्रेसी तो भारतीय जनता पार्टी में है। ये अलावा इस चीज के फैक्ट एक ये है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, और इसके करीबन 18 से 20 करोड़ सदस्य हैं। अब लोगों की रुचि इस बात में है, या लोग जानना चाहते हैं, सूचना के तौर पर भी जानना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का नया अध्यक्ष कौन है। 1 जनवरी के बाद से 1 जनवरी से नड्डा जी का कार्यकाल समाप्त हो गया था। तो 2020 में उन्होंने अमित शाह जी से अपना कार्यभार संभाला था। उनको चुनाव तक के लिए एक्सटेंशन दे दिया गया। वो चुनाव तक का एक्सटेंशन भी 30 जून को समाप्त हो गया। अब वो राज्यों के प्रभारी भी नियुक्त कर रहे हैं और मंत्री भी बने हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी का संविधान कहता है 1 व्यक्ति 1 पद। और 9 जून को जब प्रधानमंत्री जी के साथ शपथ ली थी उन्होंने कैबिनेट मंत्री की, तब ये अटकलें चली थी कि अब देखिए, अब तो पार्टी में नए सिरे से परिवर्तन होगा, नया अध्यक्ष आएगा, नई कार्यकारिणी बनेगी, राज्यों से चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी, तमाम चीजें बात की गई थी। लोग 2 तरह की अटकलें लगाना चाहते हैं, या लगा रहे हैं। एक तो अटकल ये है कि जो प्रधानमंत्री का काम करने का तरीका है, वो एक कोटरी में काम करते हैं, कोटरी के साथ ही काम करते हैं। कोटरी का मतलब है कि उनके पास जो उनके विश्वस्त 4 लोग हैं, वो ही 4 लोग सारे काम करते हैं। मतलब उसमें कोई 5वें आदमी की गुंजाइश तब तक नहीं होती है जब तक कि प्रधानमंत्री का उस आदमी में या उस व्यक्ति में बहुत ही अनफ्लिंचिंग कॉन्फिडेंस पैदा नहीं हो जाए। लोग ये, मतलब जब नड्डा जी को कैबिनेट में लिया गया और कई नाम चले थे उस समय कि ये नड्डा जी के सक्सेसर कौन हो सकते हैं, उसमें
खट्टर साहब का नाम था, शिवराज सिंह का नाम था, पर दोनों को कैबिनेट मंत्री बना दिया गया। जी। तो ये भी हुआ कि भाई वो भी रूल आउट हो गए। फिर ये नाम आया कि अनुराग ठाकुर को बना सकते हैं, क्योंकि उनकी वो काफी नजदीक माने जाते हैं। तो पर ये आया आड़े कि अनुराग ठाकुर भी हिमाचल के, नड्डा जी भी हिमाचल के, और दोनों के रहते हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की हार हुई बुरी तरह। फिर और नाम भी आए, विनोद तावड़े जी का नाम आया, सुनील बंसल जी का नाम आया, ओम माथुर जी का नाम आया, बीएल संतोष का नाम आया, और स्मृति ईरानी का भी नाम आया। पर सवाल ये है कि किसी को मौका नहीं मिला, मतलब अभी तक तो मौका नहीं मिला। जी। और अब जो आशंका है वो ये है कि झारखंड और हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव तक नड्डा जी बने रहेंगे, और वो राज्यों के प्रभारियों की नियुक्तियां भी कर रहे हैं। अब मुद्दा क्या है? मतलब ये कि आप कहते हैं कि दो पद पर रह नहीं सकते, प्रजातांत्रिक हैं, और नड्डा जी ने कोई बड़ा कमाल भी नहीं किया है कि उनको बने रहना चाहिए। उन्होंने कोई लोकसभा में बड़ा कमाल किया हो, या राज्यों की विधानसभाओं में कोई कमाल किया हो। उनके टाइम पे पार्टी हिमाचल में भी हार गई, कर्नाटक में भी हार गई, जी। तेलंगाना में भी कुछ कर नहीं पाए ज्यादा, आंध्र में भी विधानसभा चुनाव में कुछ हो नहीं पाया। और विधानसभा वहाँ जो जो भी उपलब्धियां हुई, वो तेलंगाना में जो हुई वो सुनील बंसल जी के खाते में गई, आंध्र और तेलंगाना में। तो ये जो मैंने कहा आपको कि इसमें जो पॉइंट अब मिल रहा है, या पॉइंट लोग जानना चाहते हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि कोई नया अध्यक्ष पार्टी को मिल नहीं रहा है, या पार्टी को जरूरत ही नहीं है। दोनों चीजें हैं कि क्योंकि अगर सारे काम चल रहे हैं, नड्डा जी निपटा ही रहे हैं, तीन तीन जिम्मेदारियों के साथ निपटा रहे हैं, तो फिर और प्रधानमंत्री के साथ उनकी इक्वेशन भी जबरदस्त है, और प्रधानमंत्री जी का कॉन्फिडेंस है, सबसे बड़ी बात ये उनको। तो ऐसे में क्या भारतीय जनता पार्टी कोई नियुक्त करेगी कि नहीं करेगी, और जी। ऐसे ही काम चलता रहेगा। इसमें जो ज्यादा नजर आता है वो ये नजर आता है, जो प्रधानमंत्री के काम करने की स्टाइल है, कि वो उनके लिए पार्टी का जो मामला है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रहता है। गुजरात में भी नहीं रहा, लोगों ने देखा, अगर उनको वर्षों तक पता ही नहीं चला कि प्रदेश का पार्टी का अध्यक्ष कौन है। तो ये कोई अनहोनी नहीं होगी, पर जो आप दावे करते हैं और जो कहते हैं लोगों में, जो बताते हैं, दूसरे दलों पर जो आक्रमण करते हैं, एक पेज जो सबसे बड़ा नजर आता है आशुतोष जी, वो जी। ये नजर आता है कि पार्टी और संघ के संबंध जिस तरह के हो गए हैं अभी, और हमने देखा कि चुनाव के दौरान पांचवें चरण के मतदान के ठीक पहले जब नड्डा जी काफी चर्चा में आ गए, जब उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस के साथ इंटरव्यू में ये कहा कि संघ के साथ उन्होंने संबंध नए सिरे से पार्टी के परिभाषित किए। जी। अब निश्चित रूप से जो संघ के साथ संबंध परिभाषित किए कि संघ की हमको जरूरत नहीं है, संघ एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, या जिस तरह के काम में वो लगे हुए हैं वो उसमें लगे रहे, वो पार्टी है ना। उसमें ये इशारा ये था कि संघ का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं होगा, ये मतलब एक लाइन थी। देखिए, इसमें एक मुद्दा ये कि 2014 तक कोई दिक्कत नहीं रही, मतलब 2005 से 2014 तक सब कुछ ठीक रहा पार्टी में, बल्कि 2005 से कह सकते हैं, 5 से 13 तक, 2005 से 9 तक राजनाथ जी रहे, 9 से 13 तक गडकरी रहे,
फिर 13 से 14 तक फिर राजनाथ जी आ गए। पार्टी के प्रति जो एक तरह का मामला पूरा चेंज हो गया कि पार्टी का जो एक स्वतंत्र अस्तित्व था जी वो लगभग समाप्त हो गया। वो 2014 में, जब 2014 से 20 तक अमित शाह रहे ऑल पावरफुल, और फिर 20 में नड्डा जी आ गए। मतलब जो पूरा का पूरा पार्टी और सरकार दोनों मिल गए, एकाकार हो गए, जैसे दूध में शक्कर मिल जाती है, उस तरह का मामला हो गया। और 2005 के पहले 3 बार तो अडवाणी जी रहे, 12 साल रहे, और वाजपेयी जी 6 साल रहे। जी तो इसलिए पार्टी में एक तरह की डेमोक्रेसी को बनाए रखा गया और संघ के साथ संबंध भी बने रहे पार्टी के, कोई उसमें दिक्कत नहीं आई कभी। ये पूरा का पूरा मामला मोदी जी के आने के बाद हुआ। और अब जो स्थिति है वो ये है कि ऐसा आदमी हो जो संघ के साथ उसकी प्रतिबद्धता हो कि नहीं, ये बड़ा मुद्दा हो गया। तो अगर सुनील बंसल जी हैं तो वो संघ के प्रचारक भी रहे हैं और संघ के साथ संबंध भी अच्छे हैं, और अमित शाह जी के साथ भी संबंध अच्छे। पर पता नहीं पीएम के साथ उनके संबंध या इक्वेशन नड्डा जी जैसी है कि नहीं। तो मतलब इसमें जरूरत यह भी है कि संघ के प्रति संबद्धता किस तरह की है, उस व्यक्ति की राष्ट्रव्यापी मतलब भाजपा में स्वीकार्यता कैसी है, और पीएम की पसंद का है कि नहीं, और चुनाव भी जितवा सके। हालांकि चुनाव जितवा सके का मतलब इसमें ये निकाला जाना चाहिए चुनाव का हार का ठीकरा जिसके सिर पर फोड़ा जा सके और जीत का सेहरा प्रधानमंत्री के सिर पर बांधा जा सके। मतलब उसमें जो निहित है वो ये है। अब जो अध्यक्ष पद को लेकर जो चर्चा का जो आप निचोड़ मान सकते हैं वो ये है कि जैसे स्पीकर पद के लिए बहुत सारे नाम हवा में थे कि भाई आंध्र की वो पुरंदरी देवी का भी नाम था, और बहुत सारे नाम चलते रहे जी, और कि भाई ये बन सकते हैं वो बन सकते हैं। पर आपने देखा कि अल्टीमेटली क्या हुआ, ओम बिरला जी आए। अब ओम बिरला जी क्यों आए इसको समझना जरूरी है राष्ट्रीय अध्यक्ष के संदर्भ में। मतलब पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा का स्पीकर, मतलब हम दोनों के बारे में एक साथ क्यों बात करना चाहते हैं कि ये जो पूरा मामला है मोदी जी सरकार और पार्टी को जिस तरह से चलाते हैं जी, वो एक कोठरी की तरह चलाते हैं। मतलब एक बंद कमरे में जो पूरा का पूरा प्रतिष्ठान होता है उस तरह से चलाते हैं। तो वो मतलब उन्होंने स्पीकर के मामले में अल्टीमेटली चाहे सीटें 240 मिली हों, सीटें 303 मिली हों, कितनी मिली उससे कोई मतलब नहीं। उनको मतलब इस चीज से है कि जो स्पीकर महोदय हैं वो उनके साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है। मतलब उसी लिहाज से आप ये मान सकते हैं कि पार्टी के अध्यक्ष की नियुक्ति का मामला यह नहीं है कि पार्टी के लोग किसे चाहते हैं या पार्टी की राज्य इकाइयां किसे चाहती हैं या राज्य के मुख्यमंत्री किसे चाहते हैं या कौन जितवा सकता है। मुद्दा यह है कि प्रधानमंत्री का किस में ज्यादा कॉन्फिडेंस है और जो प्रधानमंत्री के कहे को या बिना कहे को भी समझकर किस तरह से एग्जीक्यूट कर सकता है। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि न सिर्फ ओम बिरला जी के मामले में बात मानी गई स्पीकर के पद पर, डिप्टी स्पीकर के पद पर भी आप देख रहे हैं कि विपक्ष की बात को स्वीकार नहीं किया गया कि डिप्टी स्पीकर विपक्ष का होना चाहिए। जी जी। दूसरा मुद्दा इसमें ढूंढने का यह है कि स्पीकर के मामले में तो छोड़ दीजिए कि बहुमत चूंकि बीजेपी का है और जेडीयू और टीडीपी बैसाखियां हैं, तो इसलिए स्पीकर के मामले में वो हट नहीं पाए। इसमें समझने की ये भी बात है, वो तमाम लोग जो ये बात कर रहे हैं कि ये विड्रॉ कर सकते हैं समर्थन और
सरकार गिर सकती है। उनको ये भी समझना चाहिए कि टीडीपी और जेडीयू डिप्टी स्पीकर के मामले में भी विपक्ष के साथ नहीं खड़े होते। मतलब ये भी एक समझने की बात है कि मतलब जी, तेलुगु देशम पार्टी की इस बात में भी कोई रुचि नहीं है और नीतीश कुमार की भी रुचि नहीं है कि डिप्टी स्पीकर तो कम से कम विपक्ष का होना चाहिए। तो मतलब ये जो सारी बात है कि ये जो चंद्रा बाबू हैं वो कभी भी छोड़ सकते हैं, नहीं छोड़ सकते हैं, नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं, उसको भी इस संदर्भ में देखना चाहिए। दूसरा जो संदर्भ देखने का है वो ये देखना चाहिए कि नीतीश कुमार जब इंडिया अलायंस के साथ जुड़े हुए थे और विपक्षी एकता के लिए काम कर रहे थे मोदी जी के खिलाफ, तब उनकी पार्टी के टिकट पर राज्यसभा के लिए चुना हुआ व्यक्ति राज्यसभा में उपसभापति के पद पर विपक्ष के खिलाफ काम कर रहा था। मतलब सारे काम बीजेपी के कर रहा था और नीतीश कुमार को कोई आपत्ति नहीं थी, और वो व्यक्ति अभी भी बना हुआ है उसी हैसियत में। तो मैं अब आखिरी पॉइंट आ रहा हूं कि कांग्रेस ने बहुत साहस दिखाया कि एक मतलब 82 साल 83 साल के एक पिछड़े वर्ग के दलित समुदाय के प्रतिनिधि को अपना अध्यक्ष बनाया, जी जी, और अपनी सत्ता पूरी की पूरी सौंप दी, और आपको ये कहने से रोक दिया कि ये आप ये नहीं कह सकते कि सारे जो फैसले हैं परिवार ले रहा है, या आप उनको रबर स्टैंप नहीं करार दे सकते खड़के साहब को। भारतीय जनता पार्टी में क्या ये साहस है क्या? क्योंकि वो इस तरह का कोई कदम उठाए, वो ये तो बड़ा साहस दिखाते हैं प्रधानमंत्री जी कि हमने दलित को राष्ट्रपति बनाया, हमने ये किया वो किया। हमको ये पूछना है कि पहली चीज ये कि आप अध्यक्ष को नहीं नियुक्त कर रहे हैं। दूसरा, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि क्या आप में साहस है क्या कि आप पिछड़े वर्ग की और दलितों के उत्थान की इतनी बातें करते हैं, पसमानदा मुसलमानों की बातें करते हैं, क्या आप में साहस है क्या कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को नड्डा जी की जगह अध्यक्ष बना सकें? हमारी चुनौती है कि आप में साहस नहीं है और आप नहीं बनाएंगे। और इसका अंत यह है कि ये आदमी पहले 2 लोगों की पार्टी कहलाती थी, अमित शाह और मोदी जी की पार्टी है, और अब ये 3 लोगों की पार्टी हो गई है जिसमें नड्डा जी भी शामिल हो गए। इसलिए ये जो भारतीय जनता पार्टी जितनी बात करती है कि इंटरनल डेमोक्रेसी है, सब लोग मिलकर निर्णय लेते हैं, इसका तो सबसे बड़ा उदाहरण ये भी है कि मोदी जी का जो चयन है वो भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल में नहीं हुआ, वो एनडीए के संसदीय दल में हुआ। तो अगर डेमोक्रेसी होती तो पहले मोदी जी का लीडर पद के लिए चयन जो है भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल में होता, और फिर वो जो नेता है वो एनडीए का नेता बनता है, एनडीए के संसदीय दल में उसकी पुष्टि होती। तो जनता के लिए सोचने का समय का जो पॉइंट है या जो वक्तव्य है वो ये कि भारतीय जनता पार्टी से इस बारे में क्या सवाल किया जाएगा क्या कि भाई आप इतनी ऊंची ऊंची बातें करते हैं, पर आप जब आपकी पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी की बात आती है या नियुक्तियों की बात आती है तो आप वही काम करते हैं जो तानाशाही हुकूमतों में होते हैं। तो फिर आपको इतनी बातें करने की क्या जरूरत है? और ये बातें करके आप किन लोगों को गुमराह करना चाहते हैं, देश को क्यों गुमराह करना चाहते हैं, और बाकी राजनीतिक दलों के मुकाबले आप अपने आप को श्रेष्ठ क्यों साबित करना चाहते हैं? बस ये आज की बहस में इतना ही मिलता है। जी, थैंक यू सर। थैंक यू।